हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं बेसिक थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर का फोर्थ यूनिट। इससे पहले जो है मैंने सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल एक बार जरूर चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट वगैरह सारा कुछ बन गया है। तो फिर आज हम देखने वाले हैं गाइस हरितगृह प्रभाव। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो फिर ये रायपुर यूनिवर्सिटी और बिलासपुर और बस्तर है ना, इन तीनों यूनिवर्सिटी में जो है ये 2022 में आया था। तो फिर 2023 में तो नहीं आया, तो फिर हो सकता है कि 2024 में ये आ जाए। तो फिर मेरे अनुसार जो है ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए बिना स्किप के वीडियो पे बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फिर हरितगृह प्रभाव हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में वो हम देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे कि आखिर हरितगृह प्रभाव होता क्या है। फिर हरितगृह गैसें देखेंगे गाइस, अर्थात जिन गैसों के कारण हरितगृह प्रभाव होता है उन गैसों को जो है हरितगृह गैस कहते हैं, ठीक है। तो फिर उनके बारे में देखेंगे। फिर हरितगृह प्रभाव के दुष्परिणाम देखेंगे, इनसे कौन कौन सी हानि हमें होता है, पूरे वातावरण को कौन कौन से हानि होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है, उसके दुष्परिणाम। फिर हरितगृह प्रभाव को रोकने के उपाय देखेंगे। जो हरितगृह प्रभाव है गैस उसको कंट्रोल करने के जो उपाय हैं, तरीके हैं, उसके बारे में जो है हम देखेंगे। तो फिर इन चारों टॉपिक्स पर जो है हम बात करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है गैस, तो फिर इसको जो है मैंने बहुत ही शॉर्ट बना दिया है ताकि आप लोग जो अच्छे से याद कर सकें, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जे फुरियर ने किया था, ठीक है। इस ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका उपयोग जो है सर्वप्रथम, इस शब्द का उपयोग जो है सर्वप्रथम जे फुरियर ने किया था। इसे वैश्विक ऊष्मन या वैश्विक तापन भी कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है गैस वैश्विक तापन या वैश्विक ऊष्मन भी कहते हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल भी ग्रीन हाउस की तरह कार्य करता है। पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित CO2 आंशिक रूप से पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरणों को वापस जाने से रोकता है, जिसके कारण पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। आप लोगों ने ग्रीन हाउस पढ़ा होगा गाइस, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर 11th 12th में आप लोग पढ़े होंगे तो फिर आप लोग जानते होंगे कि ग्रीन हाउस किस प्रकार से होता है ना। तो फिर खैर वीडियो में तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ही आगे कि ग्रीन हाउस किस प्रकार से होता है। तो फिर यहाँ पर जो वायुमंडल है गाइस, हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल है ना। तो फिर वायुमंडल भी जो है ग्रीन हाउस की तरह कार्य करता है। और ये जो पृथ्वी के वातावरण में जो CO2 उपस्थित होता है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है, सूर्य की विकिरणें आती है ना पृथ्वी पर, उसको आने देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से विकिरणों को जो है वापस नहीं जाने देती है, जिसके कारण जो है पृथ्वी का जो तापमान है गाइस वो जो है 15 डिग्री सेल्सियस तक जो है बना रहता है, ठीक है। CO2 क्या करता है, सौर विकिरणों को आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता, जिसके कारण तापमान बढ़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सामान्य सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर CO2 मेथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड के साथ एक स्तर बना लेता है, जो कि कम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को पृथ्वी के वातावरण में तो प्रवेश करने देती है, लेकिन अधिक तरंग दैर्ध्य वाली ऊष्मीय विकिरणों को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है। इस हमारे वातावरण में यानी कि हमारे वायुमंडल में जो है सभी गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है ना। जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो फिर ऑक्सीजन जो है 21% होता है, नाइट्रोजन 78%। उसी प्रकार जो है अन्य गैसों का जो मिश्रण है गैस वो भी जो है एक निश्चित अनुपात में होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस उसकी मात्रा में जो है वृद्धि हो जाती है, उसकी सांद्रता में वही लिखा है कि सामान्य सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ जाती है तब ये क्या करता है, मेथेन नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिल करके जो है एक स्तर बना लेता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेथेन नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिल करके एक स्तर बना लेता है, जो कि कम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को पृथ्वी के वातावरण में तो प्रवेश करने देती है, लेकिन अधिक तरंग दैर्ध्य वाली ऊष्मीय विकिरणों को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती। अब ये जो स्तर बना है गैस कार्बन डाइऑक्साइड मेथेन नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा जो स्तर बना है, ये स्तर क्या करता है, पृथ्वी पर जो है सौर विकिरणों को आने देता है, लेकिन पृथ्वी से जो है उन विकिरणों को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है गैस। तो फिर इतना समझ आ गया कि आखिर इसमें होता क्या है। फलतः पृथ्वी की सतह के तापमान में क्रमिक वृद्धि होती है। इसे ही हरितगृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड मेथेन नाइट्रस ऑक्साइड मिलकर के जो है एक स्तर बना लेते हैं, और ये जो है कम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को आने देते हैं पृथ्वी पर, लेकिन उच्च तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को वापस नहीं जाने देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि हो जाता है। उसे ही जो है हरितगृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं,
ठीक है, समझ में आ गया। तापमान में वृद्धि होता है उसे ही जो है हम हरितगृह प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम भी देख लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है 2 डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक मैंने ये जो है कृत्रिम ग्रीन हाउस है। ठीक है, ये कृत्रिम ग्रीन हाउस है और ये जो हमारे पर्यावरण में पाया जाता है ना, नेचुरली वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट है। यहाँ पर ये इस तरह बना लेते हैं, मैंने बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड मिलकर के जो है एक स्तर बना लेते हैं। ये विकिरणों को आने तो देते हैं लेकिन जो है ये वापस नहीं जाने देते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए, ये वहाँ से जा रहे हैं लेकिन फिर से ये वापस यहाँ पर ऐसे आ जा रहे हैं। तो फिर यहाँ से जो है ये वापस पुनः आ जाते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और वही मैं कृत्रिम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करूँ तो फिर यहाँ पर भी देखिए, एक प्रकार से जो है ग्लास लगा होता है। ठीक है, चारों तरफ से पैक रहता है जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो, और सौर विकिरणें जो है इनमें इंटर करती है, लेकिन यहाँ इंटर तो करती है लेकिन यहाँ से जो है ये बाहर नहीं जाती है। ठीक है, ऊपर जो है पुनः नहीं जाता है सौर विकिरणें। तो फिर इस प्रकार से जो है आप लोग डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेंगे आप लोग डायग्राम। चलिए सेकंड देखते हैं गाइस, हरितगृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसेज है ना, जिन गैसों के कारण हरितगृह प्रभाव होता है उन गैसों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड मिलकर के एक स्तर बना लेते हैं जिसके कारण हरितगृह प्रभाव होता है ना। तो फिर उन्हीं गैसों के बारे में जो है हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो फिर चलिए सबसे पहला जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है। ठीक है, जिन गैसों के कारण हरितगृह प्रभाव होता है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित CO2 को वायुमंडल में तापमान के वितरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो तापमान में वृद्धि हो रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। यह गैस निम्न तल के वायुमंडल तथा पृथ्वी को गर्म रखती है, परंतु अपने ऊपरी वायुमंडल को जो है ठंडा रखती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, ये जो है निम्न तल यानी कि पृथ्वी को जो है गर्म रखती है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाता है ना, ऊपर के वायुमंडल को जो है ये ठंडा रखती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस हरितगृह प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में 0.8 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है या वृद्धि है, तथा आने वाले समय में ये बढ़ने की संभावना है। ठीक है, यानी कि जो ये हरितगृह प्रभाव है, अगर हम अभी देखें तो फिर ये 0.8 से 2.5 तक की वृद्धि हुई है या हुआ है, और आने वाले टाइम पे जो है ये बढ़ने की संभावना है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सभी गैसों पर अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर ये आगे भी बढ़ने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का 60% हिस्सा केवल अकेले कार्बन डाइऑक्साइड के जिम्मे आता है। ठीक है गाइस, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें से 60% हिस्सा जो है केवल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। ठीक है, 60% जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड देखते हैं गाइस, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, N2O, यह गैस रासायनिक तौर पर उदासीन होता है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है गैस, ये कैसा होता है? रासायनिक तौर पर जो है उदासीन होता है। वायुमंडल में N2O का CO2 की तुलना में 290 गुना अधिक हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करता है। यहाँ पर है आएगा। ठीक है गैस, ये जो NO2 की जो मात्रा है गैस हमारे वायुमंडल में वो कम है ना, इसकी वजह से इसके द्वारा जो हरितगृह प्रभाव होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है। लेकिन ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत डेंजरस है ना, ये बहुत ही डेंजरस गैस है। देखिए ये जो है N2O जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो है देखिए गाइस 290 गुना अधिक हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर सोचिए जितनी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की अभी वर्तमान में है उतने ही नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हो जाए तो फिर कितना ज़्यादा हरितगृह प्रभाव होगा, है ना। क्योंकि ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है गाइस वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 290 गुना अधिक हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन अभी इसकी जो मात्रा है वो कम है, इसी वजह से इसके द्वारा जो हरितगृह प्रभाव है गाइस वो कम है। ठीक है, अब देखते हैं। समेकित रूप से देखें तो कुल हरितगृह प्रभाव का 6% हिस्सा जो है इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, मतलब समझिए कि अभी NO2 की कितनी ही मात्रा है हमारे वातावरण में, है ना, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा है, इसी वजह से जो है 6% जो है इसके द्वारा हरितगृह प्रभाव हो रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी जितनी है उतना अगर हो जाए तो फिर पूरा प्रलय ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके द्वारा जो है 290 गुना अधिक हरितगृह प्रभाव जो है होता है। सेकंड देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह अनेक गैसों का समूह है जो कि प्रायः रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा रॉकेट में शीतलीकरण करने वाले सुरक्षित गैसों के रूप में जो है होता है। यह कुल वैश्विक तापन के यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व जो है करता है। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये जो है केवल 20% हिस्सा अपना 20% योगदान ही दे पाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 गैसों के बारे में ही लिखा है। एग्जाम में आप लोग इतना लिखेंगे तो भी जो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा जो आप अन्य गैसें हैं उनके बारे में जानते हैं तो फिर वो जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स लंबा ना हो इसी वजह से मैंने केवल 3 गैसों के बारे में ही बताया है। थर्ड देखते हैं गाइस, हरितगृह प्रभाव के दुष्परिणाम। हरितगृह प्रभाव के कारण कौन कौन से हानि हमें होता है, हमारे साथ साथ वातावरण को कौन कौन सी हानि होता है वो हम देखने वाले हैं। तो फिर चलिए देखते हैं। वातावरण में हरितगृह गैसों की उपस्थिति के सांद्रण में अभिवृद्धि के कारण ही पृथ्वी जो है धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं गाइस उनके सांद्रण में वृद्धि हो रहा है ना, उसी के कारण ही तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, यानी कि ताप में वृद्धि हो रहा है। तो फिर वही लिखा है, वातावरण में हरितगृह गैसों की उपस्थिति के सांद्रण में अभिवृद्धि के कारण ही पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जा रही है, जो कि वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर चलिए गाइस, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ना, ग्रीन हाउस के कारण कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं वो हम देख लेते हैं। तो फिर सबसे पहला है वैश्विक तापन तथा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार CO2 की सांद्रता में 20% वृद्धि के होने से तापमान में जो है औसतन वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, यानी कि जो CO2 की जो सांद्रता है वो 20% तक होती है, तब जो है 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है। ठीक है, टेम्परेचर में। हरितगृह प्रभाव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में जो है वृद्धि होने से महासागरीय एवं समुद्री जल अपेक्षाकृत गर्म होता जा रहा है, जिसके कारण समुद्र की सतह में वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि जो महासागर और समुद्र के जो जल हैं वो गर्म होते जा रहे हैं, जिनके कारण समुद्री सतह यानी कि जो समुद्र का जो फैलाव है गाइस वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, पृथ्वी के बढ़ रहे तापमान से तालाबों, नदियों, झीलों, समुद्रों से ज़्यादा मात्रा में जल का वाष्पीकरण हो गया है, जिसके कारण कुछ स्थलों में वर्षा अधिक होने लगी है, तो कुछ स्थलों में तेज गर्मी के कारण वायु दाब कम होने से तेज आंधी चलने की संभावना बढ़ जाती है। इस मौसमी प्रभाव को जो है एल नीनो कहा जाता है। ठीक है गाइस, अब टेम्परेचर अब बहुत अधिक बढ़ ही जाएगा, तो फिर वाष्पीकरण तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है ना, जिसके कारण जो है पानी वगैरह की कमी भी होगा। और कई जगह क्या होता है गाइस, आजकल आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं पर जो है अत्यधिक वर्षा होती है और कई जगह जो है सूखा ही रहता है ना। तो फिर इस मौसम परिवर्तन को क्या कहते हैं, मौसमी प्रभाव को क्या कहते हैं, एल नीनो कहा जाता है ना। कहीं पर बारिश और कहीं पर आंधी बस, तूफान बस, है ना, तो फिर उसको जो है एल नीनो कहा जाता है। आगे देखते हैं, सेकंड देखते हैं गाइस, पेड़ पौधों पर प्रभाव, है ना। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका पेड़ पौधों पर कौन सा प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होने के कारण आने वाले समय में वही पेड़ पौधे रह पाएंगे जो उच्च ताप को सहन कर सकते हैं, अर्थात जैव विविधता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर स्वाभाविक सी बात है, जो टेम्परेचर को सहन कर पाएंगे वही प्लांट्स जो है वो जीवित रह पाएंगे, है ना। आप लोग देखे होंगे कि कई प्लांट जो है वो केवल जल में या ठंडे वाले इलाकों में ही रह पाते हैं, है ना। तो फिर उन प्लांट्स के लिए जो है यहाँ पे जीने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ प्लांट जो है मर जाएंगे और कुछ प्लांट ही बचेंगे, तो फिर इससे देखिए जैव विविधता पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमारे जो पर्यावरण है, हमारा जो पृथ्वी है, उसमें जो है अनेक प्रकार के जीव मौजूद हैं, जिससे जो है जैव विविधता बना रहता है। लेकिन कुछ प्लांट जो है उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, तो फिर जैव विविधता रहेगा क्या, नहीं रहेगा, है ना। तो फिर वही लिखा है, अर्थात जैव विविधता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कम तापमान पर उगने वाले पौधों की जातियां नष्ट हो जाएगी, वनों का भी अत्यधिक नुकसान होगा। ठीक है गाइस, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर कम ताप पर उगने वाले प्लांट जो है वो मर जाएंगे। ठीक है, और वनों का भी जो है अत्यधिक नुकसान होगा। फिर देखते हैं,
मैग्रोव वनस्पतियों का मैग्रोव वनस्पति भी जो है समाप्त हो जाएगी। मैग्रोव प्लांट्स आप लोग जानते होंगे गाइस, जो दलदल में उगते हैं, है ना। और वो जो है आप लोग खम्बे टाइप जो है निकले हुए होते हैं, है ना, और नुकीले होते हैं और वो जो है दलदल में उगते हैं, ठीक है। तो उनको जो है मैग्रोव कहते हैं। आप लोग शायद 11th-12th में पढ़े होंगे, तो फिर आप लोगों को पता होगा कि मैग्रोव प्लांट किसे कहते हैं। अब देखते हैं जंतुओं पर ग्रीन हाउस प्रभाव का इफेक्ट, है ना। देखते हैं तापमान में क्रमशः अभिवृद्धि के कारण कम ताप सीमा वाले ठंडे समुद्र में रहने वाले जीव जो है अत्यधिक प्रभावित होंगे, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर कई जीव जो हैं वो ठंडे इलाके में रहते हैं ना, तो फिर उनके लिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल जाएगा जीवन व्यतीत करना। फिर देखते हैं ध्रुवीय प्रदेशों से बर्फ़ पिघलने के कारण इनमें मानव प्रवेश आसान हो जाएगा। इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में रहने वाले जीवों की विविधता खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है गाइस। जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पर जो है बर्फ़ वगैरह रहता है ना, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। अब अत्यधिक गर्मी होगा तो फिर वहाँ से बर्फ़ पिघलेंगे ही, है ना। तो फिर अगर वहाँ पर बर्फ़ पिघलेंगे तो फिर वहाँ पर जो है मानवों का आना जाना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे वहाँ की जो जीव हैं, एनिमल हैं, उनके रहन सहन में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, है ना। वही यहाँ पे लिखा है। फिर कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तथा हरितगृह प्रभाव के कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, भारत, मध्य पूर्व के देशों, मेक्सिको आदि की जलवायु कालांतर में गर्म तथा आर्द्र हो जाएगी, ठीक है। आर्द्र यानी कि थोड़ा सा नमी टाइप, है ना गाइस, और गर्म भी रहेगा प्लस उसके साथ साथ आर्द्र भी रहेगा, ठीक है, हो जाएगी। जिस कारण उन देशों में जो है यहाँ पर जो है उत्पादन आएगा गाइस। मैंने यहाँ पर उत्पादन नहीं लिखा है, मिस्टेक से छूट गया होगा ना। जिसके कारण उन देशों में जो है उत्पादन बढ़ेगा, जबकि उत्तरी अमेरिका की जलवायु और गर्म हो जाएगी और शुष्क हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप जो है वहाँ फसल उत्पादन जो है घट जाएगा, ठीक है गाइस। तो फिर अगर ग्लोबल वार्मिंग और हरितगृह प्रभाव यदि और बढ़ता है तो फिर यहाँ इन देशों में जो है उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन जो अमेरिका वगैरह है वहाँ का जो जलवायु है वो गर्म और शुष्क हो जाएगा। शुष्क यानी कि नमी वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है गाइस। तो फिर नमी ही नहीं रहेगा तो फिर प्लांट के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा, जिसके कारण जो है फसल उत्पादन कम हो जाएगा, ठीक है, या फिर उत्पादन घट जाएगा। तो फिर इस प्रकार से भी जो है कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं गाइस इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। हम मानवों पर कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो फिर देखिएगा इस प्लांट पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर प्लांट नष्ट हो जाएंगे तो भी किस पे प्रभाव पड़ेगा, हम मानवों पर ही प्रभाव पड़ेगा। कृषि पर प्रभाव पड़ेगा तो फिर अन्न वगैरह कम हो जाएगा तो भी मानवों पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो फिर एक प्रकार से देखें तो फिर हम मानवों पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है पड़ने वाला है ग्रीन हाउस प्रभाव का और ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। चलिए देखते हैं हरितगृह प्रभाव का सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव मानव समुदाय पर ही पड़ रहा है तथा पड़ने वाला है, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण डेंगू, मस्तिष्क ज्वर तथा फिर से मलेरिया जैसी बीमारियों का संक्रमण काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ठीक है गाइस। तो फिर अगर हम देखें कृषि की तरफ से तो भी जो है मानव पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वनों की तरफ से देखें, वन वगैरह नष्ट होगा तो भी जो है मानव पर ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है गाइस। इसके अलावा जो है गर्मी वगैरह पड़ता है तो फिर जो डेंगू वगैरह है, मलेरिया वगैरह है, ये सारे डिसीज़ जो है वो तेज़ी से फैलते हैं, है ना। तो फिर इस प्रकार से जो है मानवों पर जो है प्रभाव पड़ेगा ग्रीन हाउस प्रभाव का और ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फोर्थ देखते हैं गाइस, मेथड्स टू स्लो डाउन और कंट्रोल द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के उपाय जो है हम देखेंगे, ठीक है, यानी कि इनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिर देखते हैं हरितगृह प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि सही मायने में वैश्विक चेतावनी बन गया है, ठीक है। यानी कि जो हरितगृह प्रभाव है और ग्लोबल वार्मिंग जो है ये पूरा विश्व का जो है ये विश्व के लिए ये खतरे का संकेत है ना, चेतावनी बन गया है तथा संपूर्ण जीव मंडल के लिए खतरे का सबक जो है बन गया है। इस संकट से बचने के लिए हरितगृह प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि पर नियंत्रण अति आवश्यक हो गया है। अगर हम इन पर आवश्यक नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन जो है संकट में आ गया है ना, तो फिर इनको नियंत्रण करना अति आवश्यक है। इसके लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। अब कौन कौन से इसको नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए गए हैं गाइस वो हम देखते हैं आगे। जीवाश्म ईंधन के दहन में कमी लाकर वैकल्पिक ऊर्जा
का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मिट्टी तेल है और पेट्रोल है, डीज़ल है, इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं ना, तो फिर इनको दहन ना करके जो है जो अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं जैसे जैव गैस हैं, सूर्य ऊर्जा है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो है करना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों पर जो है पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए। यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनसे उत्पन्न होता है या फिर जिनसे बनता है गैस, वैसी उन पर जो है पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए ताकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकले ही ना, है ना। थर्ड है कृषि प्रक्रिया में रासायनिक खाद की जगह कार्बनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए तथा वृक्षों की कटाई पर जो है रोक लगा देनी चाहिए। रासायनिक उर्वरक के कारखानों से NO2 का उत्सर्जन होता है, अतः इसके बदले जैव खाद आधारित खेती की ओर अग्रसर होना श्रेयकर माना जा रहा है। ठीक है, हम जो रासायनिक उर्वरक यूज़ करते हैं वो जिस कारखाने में बनता है ना, वहाँ से जो है NO2 का उत्सर्जन होता है, जो कि हमारे लिए जो है बहुत ही हानिकारक है और ग्लोबल वार्मिंग और हरितगृह प्रभाव के लिए अच्छा है ना। तो फिर ये बने ही ना, इसके लिए हमें क्या करना है कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा हमें जैविक खेती वगैरह जो है करना है, वही यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं, मानव तथा पालतू जंतुओं की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इस बच्चे दो ही अच्छे आप लोग सुने होंगे, है ना, हम दो हमारे दो वगैरह। तो फिर जनसंख्या में कमी करना भी, कमी नहीं मतलब उसको नियंत्रण करना भी जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए काफ़ी मात्रा में सहयोग करता है ना। तो फिर जनसंख्या में भी कमी करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। तो फिर गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।